कहाँ तक हुआ था? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, but different behavior towards plane polarized light. Same molecular and structural formula, but different behavior towards plane polarized light. यहाँ पर एक बार बनाया भी गया था। यहाँ पर ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट सभी डायरेक्शन में इमिट करेगी। निकल प्रिज्म, made up of calcite or CaCO3. Solution of chemical compound. Solution of chemical compound. हाँ जब है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। अब एक्टिव है तो लाइट या तो क्लॉकवाइज मुड़ेगी प्लेन, और या तो एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। स्मॉल डी आर प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन।
तो ये दो टाइप के ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे, एक तो डी टाइप और दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा क्या होगा, डी टाइप या फिर एल टाइप। ठीक है, आगे चल जाए। अच्छा इधर ध्यान दो थोड़ा सा, ये प्लेन ऑफ पोल मतलब ये पीपी लाइट कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, पीपी लाइट, जिसको आप प्लेन पोलराइज लाइट कह रहे हो। ध्यान दो, ये ऐसे जा रहा है मतलब ऐसे, और यहां पर ये भी वैसे ही जा रहा है, मतलब यहां पर लाइट में कोई फर्क नहीं हुआ, और यहां पर इसका जो ये एंगल है मतलब कोई किसी एंगल से झुक गया, ऐसे जा रहा था झुक गया। तो जिस एंगल से झुकेगा, किस दिशा में झुक रहा है इससे मतलब नहीं है, जिस एंगल से झुकेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन कहेंगे। तो आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी भैया एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हेडिंग लीजिएगा एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एंगल थ्रू व्हिच प्लेन ऑफ पीपी लाइट get rotated when passed through solution of chemical compound, pass through solution of chemical compound। It depends upon पहला बेटा नेचर ऑफ कंपाउंड, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंपाउंड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ ट्यूब, ऑफ पोलरीमीटर। ये ध्यान दो, मेजर्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी, किससे ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करेंगे बेटा, पोलरीमीटर से। ध्यान रखिएगा, पोलरीमीटर, कोलरीमीटर, कॉलरीमीटर, ठीक है, बहुत सारे कैलोरीमीटर, ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता वर्ड पूछते हैं, तो पोलरीमीटर है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, टेम्परेचर, और चौथा बेटा टेम्परेचर के साथ वेवलेंथ ऑफ लाइट, टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहां पर स्पेसिफिक रोटेशन, ध्यान देना बेटा, स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है ना, स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है, तो यहां पर क्या होगा, जब कहीं पर भी स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाए तो दो पॉइंट मतलब है कुछ पॉइंट फिक्स कर दिए जाएंगे। तो यहां पर भी वही एंगल ऑफ रोटेशन है, लेकिन कुछ चीजें फिक्स कर दी गई, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड लेंथ ऑफ ट्यूब। तो एंगल ऑफ रोटेशन when concentration is 1 gram per dm cube, length of tube 1 decimeter।
लेंथ ऑफ ट्यूब 1 डेसीमीटर। ठीक है, यहां पर ध्यान देना बेटा। ये एंगल ऑफ रोटेशन लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर, concentration of solution in ग्राम पर dm क्यूब, ग्राम पर dm क्यूब। चलिए बेटा, रिमूव कर रहे हैं, थोड़ी जल्दी करो। जैसे आज ये खत्म हो जाए, कल कन्फर्मेशन, मतलब नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पहुंच जाएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे ये खत्म हुआ तो ऐसे फिर चैप्टर पाने में टाइम एकदम नहीं लगेगा। जैसे अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी तो शुरू किए हैं, तो ये थोड़ा सा चल रहा है, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म करेंगे। उसमें भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे ये खत्म होगा तो ऐसे फिर चैप्टर में लगेगा कि सब तो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो एकदम परेशान नहीं होना है। क्या बेटा, हेडिंग क्या थी? हो गया, वो तो हो गया। आगे क्या था? अच्छा, आगे हमें बताना है कायरल कार्बन। कार्बन अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप। कार्बन अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप, तो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो। ये इसको आप क्या कह रहे हो? कायरल कार्बन। आइडेंटिफाई कायरल कार्बन। आइडेंटिफाई कायरल कार्बन। ये कुछ कंपाउंड दिए गए बेटा, जिसमें आपको कायरल कार्बन आइडेंटिफाई करना है। अब फटाफट बताओ, यहाँ पे हैं या नहीं है? तो कितने? 2। यहाँ पे हैं H1 H2 1 2 लिख दिया गया ना, तो अंतर है, नहीं तो H ना लिखा जाता, 1 2 कर दिया गया है, तो अंतर है। आप लोग आगे आ जाओ, चेहरा दिखता रहे तो पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। आगे मतलब सीट तो खाली यार, तुम लोग भी वही बैक बेंचर हो एकदम, है। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर भैया है कायरल कार्बन या नहीं है? ये बीच वाला स्यूडो कायरल है, बिहेव्स एज कायरल।
बिहेव्स एज कायरल। तो दो एक कायरल के बीच में अगर कार्बन आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, स्यूडो कायरल। और ये कायरल जैसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, कायरल जैसा। ठीक बेटा। यहां पर CH2 ये कार्बन है, CH2 सेम ग्रुप जुड़ा है ना, मतलब कायरल कार्बन नहीं है। यहां पे है ये कार्बन कायरल है, क्यों, OH CH3 CH2। भाई H हम यहां एक साथ दिखा दें, H नीचे दिखा सकते थे ना, तो है, ये है कायरल। यहां पे ये कार्बन है, ये H CH2 ये C ये H ये CH2। अब ध्यान दो, ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है नहीं, CH2 H CH3 और ये वाला अलग चीज है ना, CH2 है या CH ही कह सकते हो, H ऊपर CH3, और इधर भी ये C से H जुड़ा, CH3 जुड़ा, CH2 जुड़ा, ये CH जुड़ा, तो क्या हो गया, ये कार्बन और ये कार्बन कायरल हैं। अब तो कायरल कार्बन आइडेंटिफाई कर लोगे। चलो बेटा रिमूव कर रहे हैं हम कायरलिटी। नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, ऑफ मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेज। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी मतलब जैसे आपको बताए थे कि हाथ ऐसे मिरर सामने दिखाओ ऐसे बनेगा इसका इमेज, ऐसे लाओगे सुपर इम्पोज कर जाएगा, लेकिन अगर ऐसे ला रहे हैं तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, तो इसको कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। यहां पर ध्यान दो, सॉरी, यहां पर ध्यान दो, ए मिरर इमेज ए बनेगा, ओ बनेगा, एम बनेगा, कायरलिटी नहीं है, लेकिन बी बनेगा, पी बनेगा। अब उठा के इसको ऐसे रखो तो फेस अपोजिट हो जाएगा, तो यहां पर सुपर इम्पोजिबिलिटी पाई जा रही है। ठीक है, क्या बेटा बताओ बताओ, जो ये वाला तभी तो कहा गया सुपर इम्पोज मतलब कायरलिटी पाई जा रही है, मतलब यहाँ कायरलिटी है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये चीज ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिनोमेना ऑफ रोटेशन
ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या कंडीशन होना चाहिए भैया? एक ही पॉइंट को तीन तरह से लिख सकते हैं। मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड शुड नॉट बी सुपरइम्पोज्ड। Should not be superimposed, or compound should be chiral, or compound should be disymmetric. Compound should be disymmetric. Compound should be disymmetric. Disymmetric मतलब lack plane of symmetry, axis of symmetry, सेंटर ऑफ सिमेट्री। लैक का मतलब एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्री तीन ही तरह की होती है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीन ही प्रकार की सिमेट्री होती हैं। तीनों क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। यहां पर ध्यान दो, इधर एसिमेट्रिक कंपाउंड, asymmetric compound, disymmetric compound, having chiral carbon, having chiral carbon। तो अगर आपका एसिमेट्रिक कंपाउंड क्या है, तो आप कहेंगे ऐसे डिसिमेट्रिक कंपाउंड जिसमें क्या होते हैं? कायरल कार्बन। तो अगर आपसे कहा जाए कि कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंपाउंड डिसिमेट्रिक होना चाहिए या एसिमेट्रिक, क्या बोलेंगे? डिसिमेट्रिक। क्या होना चाहिए? यहाँ एसिमेट्रिक तो बता रहे हैं, कंडीशन में ये एसिमेट्रिक लिखाया है, डिसिमेट्रिक लिखाया है ना कंडीशन में। तो क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था AIEEE में कि कंपाउंड शुड बी डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, तो आंसर विल बी डिसिमेट्रिक। पहले सुन लो, ऑल द एसिमेट्रिक कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल द एसिमेट्रिक कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। सारे एसिमेट्रिक कंपाउंड क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। लेकिन कंडीशन पूछा जाए एसिमेट्रिक होना चाहिए या डिसिमेट्रिक, तो आपका आंसर होगा डिसिमेट्रिक। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि दोनों में फर्क क्या है। जैसे इस पेन का दाम मान लो 5 रुपए है। कितना है? 5 रुपए है। तो आपके जेब में अगर 10 रुपए है, तो आप इस पेन को खरीद लोगे या नहीं खरीद लोगे? खरीद लोगे। लेकिन खरीदने के लिए चाहिए कितना? 5 चाहिए या 10 चाहिए? चाहिए कितना? तो जब आपसे पूछा जाए कि इस पेन को खरीदने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, तो आप ये थोड़ा कहोगे 10 चाहिए। 10 आपके जेब में है या 10 आपको दिया गया, बोला भैया पेन खरीद लाओ, तब तो आप निश्चित रूप से खरीद के लाओगे। लेकिन खरीदने के लिए 10 नहीं चाहिए।
खरीदने के लिए कितना चाहिए? 5। तो मतलब 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से डिसिमेट्रिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एसिमेट्रिक जो है मिनिमम से अधिक है। तो इस पॉइंट से क्लियर क्या हुआ कि एसिमेट्रिक तभी होगा जब उसमें कायरल कार्बन होगा। यार मत बोला करो बीच में, ठीक है। डिसिमेट्रिक सॉरी एसिमेट्रिक तभी होगा जब उसमें क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। यहां पर कायरल कार्बन ऐसा कुछ तो बताया नहीं कि कायरल कार्बन है। फर्क कहां पे आ रहा है कि अगर इसमें कायरल कार्बन रख दिया जाए तब वो क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक हो जाएगा। और यहां से कायरल कार्बन निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा? डिसिमेट्रिक। और डिसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन की आवश्यकता है या नहीं? कायरल कार्बन की आवश्यकता है या नहीं? आ जाओ। तो क्या बोलोगे? नहीं। मतलब ध्यान दो, कायरल कार्बन होगा तो कंपाउंड निश्चित रूप से क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नहीं, अभी गलत बोल रहे हैं। कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। जरूर नहीं कि कायरल कार्बन है तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसीलिए कहो कि कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसको कायरल होने की जरूरत, कंपाउंड कायरल कार्बन रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि कंपाउंड को खुद ही कायरल होना चाहिए। कंपाउंड को क्या होना चाहिए? खुद ही कायरल होना चाहिए। बात सुना ना? कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें कायरल कार्बन की प्रेजेंस कंपलसरी नहीं है, बल्कि कंपाउंड को खुद ही क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली कायरल होना चाहिए। और कायरल होने का मतलब कि उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल ना हो। आप कुछ डाउट में आ रहे हो क्या बेटा? हमें लग रहा है कुछ डाउट में आ रहे हो, ठीक है। अगर डाउट में आ रहे हो तो इसका मतलब पहले गलत जानते थे, अब ये सही है, ठीक है। जो आपको दिमाग में फीड हुआ होगा कि कायरल कार्बन हम ढूंढेंगे, अभी पढ़ाते समय हम भी ढूंढेंगे, आप ही नहीं ढूंढोगे। बात हो रहा है ना? पढ़ाते समय कि अभी पूछेंगे कौन सा कंपाउंड आपके लिए एक्टिव है, इनएक्टिव है, तो आप ही नहीं मैं भी ढूंढूंगा कहां पे कायरल कार्बन है, ठीक है। लेकिन सही यह है कि कायरल, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जहां पे कायरल कार्बन नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो कायरल कार्बन की प्रेजेंस कंपलसरी नहीं है, बल्कि कंपाउंड को खुद ही क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। भी लिखा देंगे इस पॉइंट को, भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देंगे जहां पे कायरल कार्बन नहीं है फिर भी वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो ठीक है, इसके आगे बढ़ा जाए। अब ये 3 पॉइंट को समझ लिया जाए, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या भैया? प्लेन ऑफ सिमेट्री आप चाहे पूरा लिख लेंगे। इफ कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड into 2 equal half and one is mirror image of other. कंपाउंड, जहां पर ऐसे कंपाउंड को मीसो कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। सच कंपाउंड और मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड को अंडरलाइन कर लेना। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। यही सब पॉइंट पूछे जाने वाले हैं, समझ रहे हो भैया? ऑप्टिकली ध्यान दो, फिर से ध्यान से सुनो।
अगर कोई कंपाउंड एक प्लेन के द्वारा दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए और दोनों एक दूसरे डिवाइड हो जाए, बस इतना कंपलसरी नहीं है, एक दूसरे का मिरर इमेज भी होना चाहिए, तब ऐसे कंपाउंड को हम कहा जाएगा कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ऐसा कंपाउंड जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है उनको क्या कहेंगे? मीसो कंपाउंड कहेंगे। मीसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्यों होंगे? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये ध्यान दो, इधर ये ध्यान देना, यहां पर कितने कायरल कार्बन है भैया? कितने कायरल कार्बन है ना? आपके अनुसार तो कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब एक प्लेन से इसको क्या किए? दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिए। ऊपर और नीचे एक दूसरे क्या है? इमेज है भाई। एच का इमेज एच, सी का इमेज सी, ओ एच का इमेज ओ एच, सी डब्ल्यू एच का इमेज सी डब्ल्यू एच। अब ध्यान दो, इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या है? पहले तो सिमेट्री देखो, जैसे अपने बॉडी को अगर ऐसे कट किया जाए तो सिमेट्रिकल है, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तो कहने का तो बॉडी अपनी क्या है? सिमेट्रिकल। और ध्यान रखिएगा, जहां पर सिमेट्री होती है वहां स्टेबिलिटी होती है। भगवान ने दो कान दिया, दो तरफ दे दिया। कान दो छोटी चीज है ना, एक ही तरफ देते, एक ही तरफ देते कोई दिक्कत तो नहीं थी, कि थी? बैलेंस बिगड़ जाता, बैलेंस बिगड़ जाता। तो जहां सिमेट्री होगी वहां स्टेबिलिटी होगी। खैर, तो ये भैया ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, अब देखो इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ऐसे कट किया गया तो ये एक पार्ट हो गया और इसका इमेज ये हो गया। अब जैसे ये दो हाथ है ना, तो एक हाथ जो काम करे, मान लो हम इससे लिख रहे हैं और इससे मिटाते चल रहे हैं, तो अपोजिट काम हुआ कि नहीं? अभी लिखते चले मिटाते चले तो इसका उल्टा काम ये कर रहा है, तो इसको तब कुछ दिखेगा आपको? एक हाथ से लिखे दूसरे से मिटा दिया, तो बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ दिखा नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन। मतलब उसी कंपाउंड का आधा भाग जो काम किया उसका उल्टा दूसरा आधा भाग किया। तो इस तरह का अगर बात हो रही तो उसको कहेंगे इंटरनल कंपनसेशन। अब यहां पर ध्यान दो भैया, यहां पर अगर ये लाइट जैसे पास किया गया ना, तो ये अगर दाएं दिशा में लाइट घुमाएगा तो ये बाएं दिशा में लाइट को घुमाएगा। मतलब ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा ऊपर वाला कायरल कार्बन, तो नीचे वाला क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, ठीक है। तो ये बस सोचते रहेंगे कि हम आएगा लाइट तो दाएं दिशा में घुमाएंगे, सोचेगा बाएं दिशा में घुमाएंगे, दोनों सोचते रह जाएंगे, लाइट सीधे निकल जाएगी। तो लाइट घूमी नहीं घूमी, तो नहीं घूमी तो कैसा एक्टिव? तो क्या एक्टिव कहोगे इसको? लाइट को घुमा पाया? नहीं, तो नहीं घुमा पाया तो एक्टिव हुआ? इनएक्टिव हुआ। क्यों इनएक्टिव हुआ? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। आगे चलें, इसको रिमूव करें भैया। Found compound having plane of symmetry. Found compound having plane of symmetry. ये बताना है कि कहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कहां पर नहीं है। बताओ, पहले में है प्लेन ऑफ सिमेट्री या नहीं भैया?
पहले में है या नहीं, तो क्या आंसर होना चाहिए? है। ये ध्यान दो, ये एटम के ऊपर से भी जा सकता है, ठीक है, तो है। दूसरे में, तीसरे में, ठीक है, CH3 के नीचे H आ रहा है और H के नीचे CH3 आ रहा है। तीसरे में नहीं है, ठीक है। चौथे में, चौथे में यही तो था। अब बताओ है या नहीं है? हाँ है। पांचवें में, लास्ट वाले में, नहीं है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग है, आप ही डिसाइड कर लो। ये H है, बताओ भैया है या नहीं? C इधर और L इधर है, C इधर और L इधर है, उस पर लिख के चिपकाया नहीं गया है, समझ रहे हो ना? मोहर नहीं लगी है कि C इधर हो गया L इधर हो गया। वो Cl एटम है जो आधा इधर हो जाएगा आधा उधर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो लग रहा है कि मोहर मारी गई Cl की, C कट के उधर चला गया L उधर चला गया, तो हम लोग मोहर लगाए हैं। एटम के ऊपर वैसे कोई मोहर नहीं होती, ठीक है। चलो रिमूव करें। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, if compound can be rotated can भी नहीं, if compound on rotation कर लेंगे, through an axis by 360 degree, by 360 degree, it has same appearance, it has same appearance, by 60 degree it has same appearance। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा। ये Cl है, यहां से एक ऐसे एक्सिस पास कर रहे हैं, यहां पर क्या पास कर रहे हैं? एक्सिस, और इसको ऐसे 360 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे समझोगे, ऐसे अभी हम ही लोगों को ऐसे लटका दिया जाए और 360 डिग्री घुमाया जाए, ठीक है, तो अभी ये हाथ इधर है ना, 180 अंश के बाद इधर हो जाएगा, तो फिर तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे अब आप समझ, जूम करो कि इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो जब 180 अंश से घूमेगा तो ये H इधर और ये H, तो सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो सेम अपीयरेंस आ जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ध्यान दो, ऐसे पहले एक सॉलिड स्टेट आपके यहाँ चैप्टर हुआ करता था, रिमूव हो गया, देखो ऐसे, ये समझ लो ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे यहाँ पर एक से एक्सिस पास की ऐसे घुमा रहे हैं। अब 360 अंश से घुमाने पर सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अगर हो रहा है तो कहा जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 2 बार हो रहा है तो कहा जाएगा 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 बार अगर सेम संरचना मिली 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 बार मिली 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 6 बार मिली 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बात सुना ना, जितनी बार मिलेगी उतना एक्सिस ऑफ फोल्ड ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, आगे चले बेटा।
सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, हाँ 180 पर मिल गया, हम ये कह रहे हैं। हाँ, घुमाना तो आपको 360 से है, ठीक है। हमने ये कहा कि अगर 180 से घुमाओ तो ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, समझो। यहां एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ऐसे एक पॉइंट सेलेक्ट किए, कोई भी, आप स्वतंत्र हो कहां सेलेक्ट कर रहे हो। आपको बस करना क्या है कि इक्वल डिस्टेंस मूव करना है अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में आप इक्वल डिस्टेंस मूव करोगे और सिमिलर एटम को टच करोगे। जैसे इधर एच को टच कर रहे हो, इधर एच को टच करना है, इधर CH3 को टच किए, इधर भी CH3 को टच किए। ऐसा करने पर अगर स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां पर मिरर इमेज नहीं होना है, मिरर इमेज की बात ही नहीं हुई। मान लो ऐसे रूम को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करो मैं इस कोने से चले और उस कोने तक पहुंचे, ऐसे समझ रहे हो ना। अब यहां पर निश्चित रूप से अगर ऐसे इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, उस कोने से उस कोने तक पहुंचा है तो निश्चित रूप से सेंटर पे होगा, तभी तो दूरी बराबर होगी। अब ऐसे हम लोग चले, अब ये रूम में जो पार्ट उधर, आधे पार्ट में जो चीज उधर दिख रहा है, वही चीज अगर इधर दिख रहा है, ये नहीं कि उसका इमेज बनाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर बोर्ड लगा, उधर उधर बोर्ड लगा दो, बस रहे ना। इधर 2 फैन दिख रहे हैं, इधर फैन दिख रहे हैं, अब वो कहीं दिख रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। हमें इमेज की यहां जरूरत नहीं है, बस ये जो पार्ट इधर है वही पार्ट अगर उधर है तो कहा जाएगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, केवल एक लाइन नहीं कि मान लो संयोग से हम इधर गए ऐसे और संयोग से जो उधर था वो इधर हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इधर भी जाना होगा, किसी भी 2 डायरेक्शन में जाना होगा सेंटर से होते हुए। मान लो ऐसे गए, डिवाइड हो गया, अब यहां पर आप कह रहे हो हाँ इधर भी बोर्ड है, इधर भी है, डिवाइड हो गया, नहीं, हम ऐसे चलेंगे अब, ठीक है। हम ऐसे चलेंगे, किसी भी डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, सिमिलर एटम को टच करना है। अगर डिवाइड होता है तो कहा जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो क्या लिखोगे, if on moving in opposite direction from a point up to equal distance touching similar atom R group, touching similar atom R group, system divided into 2 equal half, system is divided into 2 equal half. डिफिनेशन रटना नहीं, समझना है चीजों को, ऐसा थोड़ा कि रट के आपको लिखना है कहीं पे, ठीक है। बस जो समझाए वही समझो। यहां पर ध्यान देता हूं, अरे इधर देखना, यहां पर बताओ, ये CH3 है, CH3 को टच किए, क्या ये इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ? डिवाइड हुआ नहीं। ये CH को डिवाइड किए, डिवाइड हुआ नहीं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। लेकिन यहां पर ध्यान दो, आप यहां से चलो ऐसे, डिवाइड हुआ और इमेज है ना, CH3 के नीचे CH3, H के नीचे CH, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है।
यहां पर बताना बेटा, ये ध्यान दो, हम CH3 से CH3 चल रहे हैं, डिवाइड हुआ? डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? इक्वल हाफ में H को टच कर रहे हैं, डिवाइड हुआ? अब ऐसा नहीं कि इधर थोड़ा मोटा दिख रहा है इधर पतला दिख रहा है, ऐसा नहीं, तो बनाने की गड़बड़ी है। जो चीज ऊपर दिख रही है नीचे दिख रही ना, ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड हुआ? डिवाइड हुआ। सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो ध्यान से देखो, साइक्लिक रिंग है, कितने एटम हैं? 4, और जुड़े हुए ग्रुप सिस हैं या ट्रांस? ट्रांस। यहां पर जुड़े हुए ग्रुप क्या हैं? सिस, बस अंतर सिस ट्रांस का है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मोस्टली साइक्लिक कंपाउंड में पाई जाएगी जब साइक्लिक रिंग में इवन मेंबर हो और अटैच्ड ग्रुप ट्रांस हो। लिख लेंगे, मोस्टली cyclic ring, sorry, mostly center of symmetry is found in cyclic compound with even membered ring and attached group are trans. Attached group are trans. है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये CH3 को टच करो, H ऊपर नीचे, O ऊपर नीचे, ठीक है, H ऊपर नीचे, ऐसा कर लो, NH NH, CO CO, CH3 को टच ही किया गया है, H H। अब H को टच करो, ठीक है, CH3 ऊपर CH3 नीचे, NH ऊपर NH नीचे, CO ऊपर CO नीचे, किसी को टच करो, O को टच किया जाए, H को टच किया जाए, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अब तो सिमेट्री का थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा जल्दी लिखते रहो भैया। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, पहले फिर से बोल रहे हैं, ओपन चेन अगर कंपाउंड है तो वहां पर हम लोग केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, क्या देखते हैं? और साइक्लिक है तो प्लेन और सेंटर दोनों देखते हैं, ठीक है, एक्सिस बहुत रेयर होती है। तो अगर ओपन चेन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। साइक्लिक में प्लेन और सेंटर एब्सेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है, मान लो किसी भी कंपाउंड में प्लेन और सेंटर एब्सेंट है लेकिन एक्सिस प्रेजेंट हो गई गलती से, इनएक्टिव हो जाएगा। कोई भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, सीधे जानो।
तो लिख लेगा इन जनरल if open chain compound has no plane of symmetry, optically active, ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ बेटा? while cyclic compound has no plane of symmetry and center of symmetry, optically active। यहां पर if compound has any type of symmetry, optically inactive। if compound has any type of symmetry, optically inactive। for a compound to be optically active, it should be optically active, presence of chiral carbon, presence of chiral carbon is not necessary। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हो, कंपाउंड इटसेल्फ शुड बी कायरल। कंपाउंड इटसेल्फ शुड बी कायरल। कंपाउंड इटसेल्फ शुड बी कायरल। ठीक है? if compound has one chiral carbon, then it is necessarily optically active। while if more than one chiral carbon is present, then it may be optically active or inactive। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ठीक है? तो अगर कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो कंपाउंड निश्चित रूप से क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ध्यान दो, जैसे CH3, यहां पर H, यहां पर Cl, यहां पर क्या हो गया? C2H5।
ये ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पर ध्यान दो, OH अभी अभी बताया गया, COOH क्या बेटा, OH, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, 2 कायरल कार्बन है, लेकिन इसी की मुंडी घुमा दो, मुंडी क्या कर दो, घुमा दो। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। देख लो वही कंपाउंड है, वही है ना, बस ऐसे ध्यान दो, जैसे ऐसे दिखाया जा रहा था ऐसे, तो अभी यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, लेकिन इसी को ऐसे कर दिए, अब क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब क्या हो गया, इनएक्टिव, तो उसी की मुंडी घुमा दी गई है। तो ध्यान दो, एक कायरल कार्बन है, निश्चित रूप से ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक से अधिक कायरल कार्बन है, कितने हैं, 2, तो इनएक्टिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। बात हो रहा है बेटा, तो ये एक्टिव है और ये क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, लिख लेंगे। हाँ, हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या करो, दिखाएंगे तो ऐसे है। हाँ, सामने से देखो, ऊपर से देखो, कहीं से देखो, होगा, ठीक है, कहीं से देखो। हाँ, नहीं छिपेगा क्या, पूरा हम देख रहे हैं ना बेटा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कुछ पार्ट जैसे होता क्या है कि हम लोग एबव द प्लेन बिलो द प्लेन बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ लाइन जैसे ऊपर से देखोगे, ऑब्जर्वर के जो सामने होंगी वो क्लियर दिखेंगी, तो उसको कहेंगे एबव द प्लेन। जो नीचे होगी वो क्लियर नहीं दिखेंगे, मान लो अभी इसी को दिखाया जा रहा है, यहां से देखो, तो कुछ चीजें जो आपके फ्रंट सामने होगी वो क्या होगी, एबव द प्लेन होगी, और जो नीचे होंगी वो क्लियर नहीं दिखेंगे, उनको क्या कहेंगे, बिलो द प्लेन। ठीक है, तो ये चीज होता है। ठीक, आगे चले बेटा। लिख लेंगे, फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन बट ऑप्टिकली एक्टिव। फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैज कायरल कार्बन बट ऑप्टिकली एक्टिव। भैया देखना बेटा सब लोग, पहले बाईफेनिल्स। अब बाईफेनिल्स आपको पढ़ाए थे, आईपीएससी पढ़ाते समय, ध्यान दो, इट इज बाईफेनिल, इट इज बाईफेनिल। अब ध्यान देना, शर्त क्या है, शर्त यह है कि दोनों के आर्थो पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए और किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। आर्थो पोजीशन ऑफ बोथ आर्थो पोजीशन ऑफ बोथ should have different group and no ring should have plane of symmetry। यहां पर ध्यान दो, ये ध्यान दो,
ठीक है। बात हो रहा है ना भैया, ध्यान दो, यहां पर ए है, यहां पर बी है, अलग अलग ग्रुप है ना, तो ठीक है, ये कहा गया ऑर्थो पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। डिफरेंट है लेकिन यहां पर प्लेन, इस रिंग, इतने रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तब नहीं। यहां पर ये तो आप पढ़े भी थे। दूसरा, सॉरी, स्पाइरेंस, यहां पर है बेटा, तो सॉरी स्पाइरेंस है बेटा, एलियंस, आर्क्यूमिलीन। एक बार आपसे यही पूछा गया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज क्यूमिलीन, कौन सा कंपाउंड क्यूमिलीन है, ठीक है। तो कम से कम एक कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, एट लीस्ट वन कार्बन हैज डबल बॉन्ड, on its both side। ये ध्यान दो, कम से कम एक कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड होना चाहिए। चलो भैया, कंडीशन क्या है, ये कितने डबल बॉन्ड देख रहे हो, दो, डबल बॉन्ड शुड बी इवन, दो है, तीन नहीं होना चाहिए, तीन है तो ज्योमेट्रिकल होगी, ऑप्टिकल नहीं होगी, तीन में ज्योमेट्रिकल होगा, ऑप्टिकल नहीं। और टर्मिनल जो कार्बन है उनसे जुड़े दोनों ग्रुप क्या करना चाहिए, डिफर करने चाहिए, तो लिख लीजिएगा, डबल बॉन्ड इवन, शुड बी इवन, ग्रुप attached from terminal carbon, attached from terminal carbon should be different, if double bond is odd, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। यहां पर वही सिस्टम लागू हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला, इतने में, ठीक है। चलिए आगे बेटा, ऊपर कर दे रहे हैं, इसके एक पाई बॉन्ड को आप डबल बॉन्ड बना दो, साइक्लिक रिंग बना दो,
तीसरा साइक्लोएल्काइलिडीन। ध्यान देना बेटा, एक चीज हमें लगता है दिमाग से स्लिप कर गया पढ़ाते समय, शुरुआत में आइसोमेरिज्म के पहले लेक्चर पे। चलो ये हो गया हो गया। ध्यान दो, यहां पर किसको कहेंगे? साइक्लोएल्काइलिडीन, one double bond of allenes is converted to cyclic ring. One double bond of allenes converted into cyclic ring. कंडीशन में both group of terminal carbon should be different. ये ध्यान दो, ए बी वही प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। यहां पर ए बी है, यहां पर भी क्या है? ए बी। अब हम स्पाइरेंस, स्पाइरो कंपाउंड पढ़ाया था ना, बोथ डबल बॉन्ड ऑफ एलिन कन्वर्ट्स इनटू बोलो बेटा साइक्लिक रिंग। यहां पर ध्यान दो, ठीक है। अब यहां पर ये एलिन वाली कंडीशन है कि रिंग शुड बी इवन, रिंग शुड बी एंड टर्मिनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ठीक है। इसीलिए देखो स्पाइरो नहीं बोले, स्पाइरेंस बोले हो, मतलब ऐसे बहुत सारी रिंग हो सकती हैं, ठीक है। रिंग शुड बी इवन एंड टर्मिनल कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप। तो ये कितने कंपाउंड पढ़ाए गए आपको? 4, बाइफेनिल्स, एलीन्स, साइक्लोएल्काइलिडीन and beta spirans are those compound which does not have chiral carbon but are optically active in nature। तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कायरल कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो रिमूव किया जाए इसको, चलो रिमूव कर रहे हैं। चलो बेटा, इनांसियोमर, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड। ध्यान दो भैया, ये ध्यान देना, इफ डी देन एल। देख के, बोर्ड पे देख के नहीं बता पाएंगे डी है या एल है, इसीलिए लिखा गया कि इफ डी, अगर डी है तो एल होगा, अगर डी है तो फिर क्या होगा? एल होगा, ठीक है। इफ डी देन एल। यहां पर ध्यान दें, बना लिया? ठीक नहीं बन गया ना? हाँ, नहीं तो ऊपर कर दिया हूं। देखना बेटा,
कैरेक्टरिस्टिक में सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी फॉर ए कायरल रिएजेंट। बुक में ऐसे लिखा होगा सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी सभी रिएजेंट के लिए सेम नहीं होगी, मतलब ऐसे रिएजेंट के लिए सेम होगी जो रिएजेंट है वो खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। अगर रिएजेंट भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तब डी और एल का बिहेवियर डिफर कर जाएगा। ठीक है, बट डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स PP light, different behavior towards PP light, rate of chemical reaction, different, rate of chemical reaction different। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ये सभी तीनों एक साथ लिख सकते हो ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, एक साथ कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट तो एक साथ कर सकते हो, 3 बार डिफरेंट नहीं लिखना पड़ेगा। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। डायस्टीरियोमर, स्टीरियो आइसोमर, which are not mirror image, स्टीरियो आइसोमर which are not mirror image। भैया देखना बेटा सभी लोग, नॉट मिरर इमेज। चले आगे, चला जाए, चलो यहां पर ध्यान देना, इसका मिरर इमेज बनाया जाए। इसकी मुंडी ऐसे घुमा दो, फिर इसका मिरर इमेज बनाया जाए। कितने बन गए? 4, 1 2 3 4। ये पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इनांसियोमर है।
क्यों? मिरर इमेज है। क्या है? इनांशियोमर। क्यों भैया? क्योंकि मिरर इमेज है। बाकी और किसी को देख लो, पहला तीसरे के साथ, पहला चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, दूसरा चौथे के साथ, ये डायस्टेरियोमर है। यहां पर ध्यान देना, एक दूसरा एग्जांपल, ये सिस और ट्रांस क्या मिरर इमेज है? मिरर इमेज है? ठीक है, तो मिरर इमेज तो नहीं है, तो सिस और ट्रांस मिरर इमेज नहीं है, लेकिन स्टीरियो आइसोमर है। इसका मतलब ये भी क्या होंगे? डायस्टेरियोमर होंगे। तो लिख लेंगे आगे, सिस एंड ट्रांस आर आल्सो डायस्टेरियोमर। cis and trans are also diastereomer. Are also डायस्टेरियोमर। अगर आपसे कहा जाए कि डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव? हाँ, ये सब एक्टिव है, ऊपर वाले सब एक्टिव हैं। डायस्टेरियोमर आर में भी ऑप्टिकली एक्टिव are inactive. They have same chemical property. Due to same functional group, but different physical property. Different physical property. Due to different orientation या atomic configuration. एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को एटॉमिक अरेंजमेंट कह सकते हो। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बेटा। क्यों सेम होगी? फिजिकल फंक्शन ग्रुप सेम है, ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेगी? डिफर करेगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक, अभी कल सिस्टर्न्स पर आए थे, देख रहे थे ना, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर करने के कारण की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डिफर करेगी, ठीक है। रिमूव करें इसको, चलो आगे। रेसमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L form of same compound. ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दो बेटा। डी और एल, एक ही कंपाउंड का डी और एल फॉर्म आपने लिया, अब लाइट को पास कर रहे हो तो डी लाइट राइट हैंड साइड और एल क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड घूमना चाहेगा, तो लाइट बिना घूमे हुए सीधे क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। तो इसको कहेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। मतलब एक पार्ट दूसरा काम कर रहा है, दूसरा पार्ट
उसका इमेज दूसरा काम कर रहा है, वही उसी में दूसरा काम नहीं हो रहा है, ठीक है, इमेज दूसरा काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कंपनसेशन कहेंगे। रेस्माइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर, carried out in presence of acid, base, sunlight or high temperature. Carried out in presence of acid, base, HNO का HNO लिखा गया ना, सनलाइट और हाई टेम्परेचर। रिसोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, सॉल्यूशन के पहले री जोड़ दो, रिसोल्यूशन, ठीक है। यहां पर पूछते हैं रिजॉल्वेशन, रिवोल्यूशन, इस तरह से पूछते हैं। सेपरेशन ऑफ B and L form from racemic mixture. Separation of D and L form from racemic mixture. ठीक है, आगे चला जाए। चलो अब carried out by पहला मैकेनिकल मेथड या हैंड पिकिंग कहेंगे, हैंड पिकिंग मेथड। जैसे अभी आपने ध्यान दो, एक ही कंपाउंड का डी फार्म लिया और एल लिया, तो डी और एल एक दूसरे के क्या इनांसियोमर हैं, और उनके क्रिस्टल लाइन स्ट्रक्चर क्या करेंगे, डिफर करेंगे, तो मतलब उनका शेप जो है वो अलग अलग होगा। तो ऐसे रख दो तो पता चलेगा कौन अलग है कौन अलग है, इसको अलग नहीं कर सकते हाथ से, तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। यहां पर भैया केमिकल मेथड, केमिकल मेथड ये बेस्ट है। यहां पर क्या करेंगे, डीएल लेंगे, यहां पर कायरल रिएजेंट लेंगे, क्या लेंगे बेटा, कायरल रिएजेंट। अब ये बन जाएगा डाई स्टीरियोमर। अब डाई स्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगी, तो मान लो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट भी आता है ना, तो उसका एक का बॉइलिंग पॉइंट घट जाए, दूसरे का क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो यहां पर अब फिजिकल मेथड, तो अब फिजिकल मेथड अप्लाई करेंगे, तो यहां पर डी आर एल मिलेगा, दोनों में से दोनों नहीं मिलेंगे, तो एक तो वेपर में चला जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया था, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो एक वेपर में के साथ अलग हो गया, दूसरा बच गया, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल मेथड नॉट प्रॉपर्टी, यहां पर लिखा कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है, बस जानते रहो बायोलॉजिकल मेथड भी एक है। तो इसमें क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब यूज करते हैं तो या तो डी फार्म को या तो एल फार्म को, दोनों में से किसी एक फार्म को या तो खा जाएगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। तो खा गया तब भी आपको उसके पेट से तो मिलेगा नहीं, मान लो डी फार्म खा गया तो मिलेगा, वो मिलेगा। तो ये सेपरेशन का मतलब क्या, अलग करना, अलग करने का मतलब दोनों मिले। तो या तो एक जो खा गया है या तोड़ दिया वो थोड़े आपके लिए है, ठीक है। और लास्टली यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, बाई क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी ये चौथा हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी में, यहां पर जैसे डीएल मिक्सचर है, यहां पर एक क्रोमैटिन पेपर होता है, क्या होता है बेटा, क्रोमैटिन पेपर होता है।
तो ये क्रोमैटिन पेपर, अब इस पर क्या करेंगे, डालेंगे, डाल दिए तो ये डी या एल किसी एक फॉर्म को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब सरफेस पर आ जाएगा। तो डी या एल फॉर्म में से दोनों में से कोई एक उसके सरफेस पर आ गया, जिसको कहते हैं हिंदी में चिपक जाना। तो ऐसे ऐसे डाले, अभी मान लो मैग्नेट होता हो, आयरन होता कहीं पर, ये मैग्नेट है तो आयरन डाल दिए उसमें मैग्नेट, तो आयरन को खींच लेगा या नहीं खींच लेगा, तो सेम वैसे क्यों खींच लेगा, क्योंकि आयरन उससे चिपक जाता है। तो ऐसे डी आई एल किसी दोनों में से कोई एक फार्म उससे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। उसके बाद पेपर खींच लिया, तो जो फार्म चिपका हो तो पेपर पे चला गया, जो फार्म नहीं चिपका वो बच गया, तो जो बच गया वो बच गया, वही मिलेगा आपको, जो पेपर पे गया तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा दिया। कल थोड़ा सा बच रहा है, बस ज्यादा 10 मिनट, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालेंगे ये चीज बता देंगे, 2-4 क्वेश्चन करा देंगे इस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और कल मतलब जब अब क्लास लगेगा तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, ठीक है। तो कन्फॉर्मेशनल के साथ ये पार्ट आपका आइसोमेरिज्म वाला खत्म हो जाएगा, तब हम लोग आ जाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पे, ठीक है। ठीक बेटा, हाँ ठीक, डाल देंगे। ये पेपर ले लेना, जो बच्चे साइन न किए होंगे कर देंगे।